नमस्ते सभी को। एक बार पुनः हम इतिहास विषय को लेकर आए हैं। देखिए, आज हमारी क्लास रहेगी बीए बीएड सेकंड एंड बीए फर्स्ट। टॉपिक पढ़ रहे थे हम वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे थे? वैदिक सभ्यता। यानी इसका नामकरण इस प्रकार से होता है कि वैद प्लस में इक प्रत्यय लगने से, यानी एक ऐसा काल जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते थे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, ठीक। उसके बाद में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, सिंधु सभ्यता पढ़ी, और इसके जस्ट तीसरा जो सभ्यता संस्कृति भारत में वो आता है वैदिक संस्कृति का, वैदिक संस्कृति, ठीक है। यानी प्रागैतिहासिक काल, ये इनका अंतर देखिए। मैंने आपको एक दिन पहले भी बात कही थी कि इतिहास और इतिहास वो परिवर्तन लेके चलता है। यानी ये बहुत ही अच्छी बात है। इतिहास में क्या है? परिवर्तन है। इतिहास में परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, और इन्हीं परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और उनका नामकरण भी इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर रखा जाता है। जैसे सपोज करिए भी प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मनुष्य मानव जो था, मानव न पढ़ना जानता था, न पढ़ना जानता था, न पढ़ना जानता था, न लिखना जानता था, न लिखना जानता था, ठीक है। यानी यहाँ पर लेखन व पठन, लेखन व पठन शैली का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, ठीक है। जबकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ का मनुष्य क्या करने लगा था? लिखना सीख गया था, लिखना, या ऐसा कह सकते हैं लेखन कला का विकास हो चुका था, लेखन कला का विकास, ठीक है। लिपि, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो लिपि थी वो थी गुस्ट्रोफेलर लिपि। लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सकता, आज तक पढ़ा नहीं जा सकता। तो एक तरह से देखिए, प्रागैतिहासिक काल का समय, उसके बाद सिंधु संस्कृति, सिंधु सभ्यता, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, यानी वैदिक सभ्यता है, वैदिक संस्कृति। तो परिवर्तन है ना, चेंजिंग है कि नहीं? आपको खुद को लग रहा होगा भी यहाँ पर ना पढ़ना जानता है, ना लिखना जानता है, कुछ भी नहीं जानता, और यहाँ पर कुछ ऐसे हमें जितना कम या कुछ ऐसा मिला भी नहीं जिससे हमें गैस करने के लिए यहाँ का मानव पढ़ना जानता था, नहीं जानता था, वो कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ मर्द बांध है, पत्थर के ऊपर कला करते वगैरह मिले। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जो लेखन की लिपि मिलती है वो इस प्रकार से मिलती है, बाएं दाएं से बाएं, ठीक है। यानी अब ये क्या है कि हमने इसका सिर्फ अंदाज लगाया कि ये लोग इस प्रकार से अपने वाणी को या अपने लिखने का कार्य करते थे, और ये जो लिपि थी, ये गुस्ट्रोफेलर लिपि, ये इसे बोलते हैं सर्पिलाकार लिपि, सर्पिलाकार लिपि, क्योंकि इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। पढ़ा नहीं जा सकता इसका मतलब थोड़ा चेंजिंग तो है। प्रागैतिहासिक काल में तो कुछ नहीं जानता था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? कुछ लिखना सीख गया, ठीक है। लेकिन वैदिक संस्कृति जो थी, वैदिक सभ्यता जो आई, इसमें मनुष्य ने क्या किया? लिखना भी सीख लिया और पढ़ना भी सीख लिया, ठीक है। यानी वैदिक संस्कृति में क्या हुआ? इसमें मानव ने पढ़ना व लिखना का विकास कर लिया, विकास कर लिया, ठीक है। और इसे
अब ये बात हो गई यानी वैदिक। अब इसके अंदर क्या चीज लिखी जाएगी, यहाँ पर वेद लिखे जाएंगे और वेद लिखे जाने के कारण ही इसे हम क्या किस नाम से जानेंगे, वैदिक सभ्यता के नाम से। किस नाम से, वैदिक। बताते हैं कि इस समय कुल 4 वेद लिखे गए। हमारे कुल कितने वेद हैं, कुल 4 वेद, 4 वेद, जिसमें पहला जो वेद है वो ऋग्वेद। ऋग्वेद इसकी खास बात क्या है, ये सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद। ठीक है, इसमें ऋचाएं, स्तुतियां, मंत्र आदि है इन गायत्री मंत्र में। ठीक है, उसके बाद जो वेद लिखा गया यजुर्वेद। ठीक है, ये यज्ञ के बारे में, यज्ञ, हवन, काम आदि के बारे में, आदि के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, उसके बाद है सामवेद। सामवेद इसमें संगीत, नृत्य, वाणी, कला आदि की जानकारी। ठीक है, नंबर 4 का अंतिम वेद हुआ अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसमें जादू टोना, कर्मकांड आदि की जानकारी। ठीक है भाई, यानी इस प्रकार से अगर अपन देखें तो यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले ऋग्वेद यानी वैदिक सभ्यता में कुल कितने वेद लिखे गए, 4 वेद लिखे गए, जिसमें सबसे पहला वेद कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या सबसे प्राचीन वेद है। अब ऋग्वेद है ना, वो ये जो समय में लिखा गया उसे बोलते हैं वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। क्या बोलते हैं इसको, ऋग्वैदिक काल। ठीक है, यानी ऋग्वेद जिस समय लिखा गया इसका जो टाइम पीरियड होगा जिसके अंतर्गत सिर्फ एक वेद लिखा जाएगा और ये समय कहलाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जिसमें केवल एक वेद ऋग्वेद की रचना होगी, ऋग्वेद की रचना। और इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, ऋग्वैदिक काल। और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 3 जो वेद हैं, ये जिस समय में लिखा जाएगा उसे बोला जाएगा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। अब आपके एग्जाम में एक सीधा प्रश्न आता है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर समझाइए। यानी कंपटीशन का जो एग्जाम होता है उसमें ये नहीं पूछा जाता अंतर, लेकिन अगर अपन बीए पढ़ रहे हैं, बीए प्लस वगैरह देखते हैं, बीए का हमारा जो ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, इनमें ये प्रश्न पूछ लेता है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर समझाइए। तो इनके अंतर मैंने आपके 4 बातें बता दी। अब इनके अंतर देखिए, सबसे पहले तो इनका अंतर ढूंढते हैं, यानी उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में अंतर। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रश्न हमारा नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वैदिक काल व उत्तर वैदिक काल में मुख्य अंतर समझाइए, मुख्य अंतर समझाइए। अब अगर इनके अंतर लिखते हैं ना, बहुत सारे अंतर है, कितने लिखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला अंतर देखिए, नंबर 1 अल्फाबेट ए लिखते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना
एक हजार वह उत्तर वैदिक की रचना, उत्तर वैदिक की रचना 1000 ईसा पूर्व से 600 के मध्य हुई, 600 ईसा पूर्व के मध्य हुई। एक अंतर की होगी। नंबर बी देखिए, ऋग्वेद काल में ऋग्वेद की रचना, जबकि उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद व अथर्ववेद की रचना होती है। अथर्ववेद की रचना होती है। ठीक है, तीसरा काम देखिए, तीसरा काम अपन देखते हैं। तो ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पर आधारित बन गई। ठीक है, नंबर बी, ऋग्वेद काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, स्त्रियों की दशा अच्छी थी। परिवार मातृसत्तात्मक थे, जबकि उत्तराधिक काल में स्त्रियों की स्थिति में बदलाव आया। ठीक है, देखो यानी अंतर है। आपके एग्जाम में सीधा पूछता है, ये भी फर्स्ट ईयर में तो हमारा आया भी हुआ है। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में मुख्य अंतर समझिए। तो ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000, जबकि उत्तर वैदिक काल की रचना 1000 से 600 के मध्य हुई। ये इनका डिफरेंस हो गया। दूसरा, ऋग्वेद काल में सिर्फ एक वेद लिखा गया, जबकि उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद यानी कुल 3 वेद की रचना होती है। ठीक है, ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था, यानी वर्ण व्यवस्था का अर्थ आपको पता होगा कि मतलब इस प्रकार से ये जो वर्ण व्यवस्था आज हमारे वर्तमान जीवन में चल रही है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों के बाद गोत्र में हमारी सारी की सारी जनता को विभाजित है। तो उस समय भी ऋग्वेद की रचना हुई 1500 से 1000 का जो समय था, उस समय वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। यानी कर्म इस प्रकार से, कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करता है, कोई अध्यापक का कार्य करता है तो उसकी जाति अध्यापक हो गई, कोई मिस्त्री का काम करता है, खाद्य का काम करता है, घड़े बनाने का काम करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी जाति का निर्धारण किया जाता है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे जाते जाते किसके अंदर आ गई, जन्म पर। यानी अगर खाती के घर पे बेटा जन्मेगा तो वो खाती बनेगा, चाहे वो खाती का कार्य करे या ना करे। ठीक है, वर्ण व्यवस्था किस पे बन गई, जन्म के आधार पर। ऋग्वेदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, यानी जो ऋग्वेद काल था, यानी 1500 से 1000 का जो समय था, यहाँ पर स्त्रियों की जो स्थिति थी वो
बहुत अच्छी थी, परिवारवाद के सकारात्मक होता थे। जबकि उत्तरवैदिक काल में यह चेंज होकर किसमें आ गई, बदलाव आया इसमें, और यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति में मतलब है अब उनको घर की चार दीवारी के अंदर सीमित रहना पड़ गया उनको। अब जैसे देखिए ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में तो लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था, है ना। एक बार को इसको थोड़ा चेक कर दो, अंतर देखिए अपने को एक बार हम देख लो कि ऋग्वेद काल जो काल था ना, उसमें क्या होता था, लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था। बहुत ही अच्छी बात है ये। देखिए ऋग्वेद काल में लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था, यानी ये उपनयन संस्कार क्या होता था कि इसमें सभी को प्राचीन समय में हमारे 16 संस्कार हुआ करते थे। कितने संस्कार हुआ करते थे? 16। यानी देखिए उपनयन संस्कार क्या होता है, हिंदू परंपरा में कुल 16 संस्कार है, कुल 16 संस्कार है। इन 16 में उपनयन संस्कार शिक्षा प्रदान करने वाला संस्कार था, शिक्षा प्रदान करने वाला, यानी 8 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष, यानी क्षत्रिय 8 क्षत्रिय 10 और वैश्य 12। इनकी जब आयु हो जाती थी तो इनको ब्राह्मण के द्वारा एक उपनयन संस्कार करवाया जाता था। इस उपनयन संस्कार के माध्यम से व्यक्ति 8 वर्ष की आयु के बाद, 10 वर्ष की आयु के बाद और 12 वर्ष की आयु के बाद शिक्षा ग्रहण करता था और गुरुकुल में जाता था। यानी शिक्षा उपनयन संस्कार के माध्यम से क्या होता था, बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए घर त्याग कर गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन करता था। ठीक है, यानी हिंदू परंपरा में अब देखा जाए कि ऋग्वेद का जो काल था ना, यहाँ पर क्या होता था कि सभी को, यानी जो महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती है, जिसका मतलब सभी को। लेकिन आगे चलते के उत्तरवैदिक काल में क्या होता है कि जो शूद्र जाति थी, शूद्र लड़कियां या महिला या स्त्रियों, लड़कियों व शूद्रों का उपनयन संस्कार क्या हो गया, बंद हो गया। उपनयन संस्कार नहीं हुआ। यानी ऋग्वैदिक काल में तो लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था, जिसमें आपको गार्गी का, भब्बा का, अपाला का इनका नाम मिलता है। ये विदुषी थी जो कि शिक्षा ग्रहण कर रही थी। लेकिन बाद में जैसे उत्तरवैदिक काल हुआ, उसके बाद में शूद्र व लड़कियों का उपनयन संस्कार क्या होना हो गया, बंद हो गया। अब शूद्रों को और लड़कियों को शिक्षा ग्रहण नहीं होती थी। शूद्र वो नहीं पढ़ सकते थे, लड़कियां घर की चार दीवारी के अंदर रहकर ही शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, अदरवाइज उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ने भयंकर रूप ले लिया। यानी यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में जन्म के आधार पर थी, अब इसमें उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभाजित हो गई। वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभाजित हो गई। और ये बात लिखी भी गई है, हो गई, जिसमें कहते हैं कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। ब्राह्मण
विराट पुरुष के बाहों से क्षत्रिय उदर से यानी पेट से, उदर से वैश्य, और पांव से यानी पैर से शुद्ध की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए यहाँ दिक्कत आ गई सबसे बड़ी कि जो ऋग्वेदिक काल में वर्ण अवस्था जन्म पर न होकर कर्म पर आधारित थी, यानी वैदिक सभ्यता में ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी? वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी। ठीक है, जबकि बाद में किस पे आ गई है? जन्म पे। ठीक है, और आज भी यही है, यानी आज हमने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ रखा है हमने। जो सिंधु घाटी सभ्यता में तथा प्रागैतिहासिक काल में जो चीजें होती थी, या वैदिक संस्कृति में जो चीजें होती थी, जैसे यहाँ पे 16 संस्कार होते थे, ठीक है, वो छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया हमने, लेकिन इस वर्ण व्यवस्था को हम आज तक लिए हुए हैं। ठीक है, और इसी वर्ण व्यवस्था के कारण भारत में अनेकों प्रकार की जातियां, अनेकों प्रकार के धर्म, अनेकों प्रकार के गोत्र, और ये अपने आप में एक सांप्रदायिकता का कार्य करते हैं। और इसी के आधार पर ये हुआ कि आते आते भारत में ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। ठीक है, और आज भी अगर भारत में अगर सांप्रदायिकता का माहौल बनता है, अगर भारत में या विश्व में कहीं पर भी लड़ाई वगैरह होती है, तो सबसे ज़्यादा धार्मिक या धर्म के आधार पर होती है। धर्म के आधार पर सबसे ज़्यादा हिंसा होती है। अब इसमें क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में एक विराट पुरुष यानी ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, तो ब्राह्मण जो थे वो सबसे ऊपर आ गए। ठीक है, ब्राह्मण सबसे ऊपर, सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति, सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति, यानी इनका नाम सबसे ऊपर आने के कारण सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति, सबसे ऊपर इनका कार्य क्या था? यज्ञ करना, करवाना, भिक्षा देना बनना। ठीक है, और पढ़ना व पढ़ाना। ठीक, यज्ञ, भिक्षा, पढ़ना व पढ़ाना, यज्ञ करना व करवाना, भिक्षा देना व लेना, ये कुछ 6 कार्य ब्राह्मण के बताए गए। विराट पुरुष की बहुत क्षत्रिय का कार्य क्या था? रक्षा करने का। ठीक है, और वैश्य का कार्य क्या था? व्यापार करने का। ठीक है, अब देखिए मुख से ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, उसके बाद बाहों से क्षत्रिय, उससे 2 नंबर की जाति, लेकिन जातियों में भी ये ऊंची जाति थी। उधर पेट से वैश्य, व्यापारी, और शुद्ध का कार्य क्या था? इन तीनों की सेवा करना, इन तीनों समुदाय जातियों की क्या करना? सेवा करना। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये जो शूद्र बचे ना, शूद्र, इनकी उत्पत्ति विराट पुरुष के पैर से मानी गई। अब पैर से मानी गई ना, तो इन्हें निम्न जाति माना गया। शूद्र को क्या माना गया? यहाँ पर निम्न जाति। क्या माना गया? निम्न जाति। जब शूद्र को निम्न जाति माना गया ना, तो निम्न जाति के अंदर एक घटना पैदा हुई। इन तीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हुई, और नीची जाति निम्न जाति। निम्न वैसे तो ये थी कर्म से, ठीक है, नाम तो था निम्न का मतलब होता नीचे, लेकिन लोगों ने धारणाएं बना दी कि नीची जाति, वे नीचे आ गए ना, नीचे हो गया नीची जाति। और आज धारणा ये बन गई कि शुद्ध आदमी जाति एक ही है, वही माँ के पेट से जन्म लेता है, वही खान पान, वही रहन सहन, वही एक जैसा खून, एक जैसी बॉडी, एक जैसा सब कुछ। और किसी के माथे पर ये नहीं होता, जब बच्चा जन्म लेता है तो वो ये नहीं कहता कि मैं ये हूँ, वो तो जैसे वो संसार में आता है उसके बाद उसका नामकरण होता है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये था तो नीचे यानी निम्न नीचे, लेकिन बाद में एक कॉन्वर्ट जैसे नीची जाती। और आते ये हुआ कि आज विश्व शुद्ध जो जाति है वो इन तीनों की सेवा करेगी, और नीचे होने के कारण इन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, जो किसका काम था? इसका उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।